चलिए इसमें बेटा कल हमने एक स्टार्ट किया था आपका नेक्स्ट सेगमेंट था अंडर 21 का, जिसमें हमने कहा था मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं कोई नहीं था क्योंकि कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास ये जगह भी नहीं थी, वहाँ पे नेट का भी इशू था। ठीक है बेटा, तो आज मैं इसको रिव्यू इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, हमने शुरू किया था कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये 6 के करीब हैं जो इन्होंने बताए हैं इस किताब में, यहाँ पे। लेकिन बेटा जब आपके हक में डिग्री पास हो जाती है ना, तो आप मिसलेनियस एप्लीकेशन ये याद रखना, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जब भी डिग्री या जजमेंट आपके हक में आ जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो डिग्री है आपके हक में किसी भी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट आप करवा सकते हो और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, ये नहीं कि सारी बात यहाँ पे अटक जाएगी। ठीक है, तो ये पहले सेटल प्रिंसिपल आप अपने अपने माइंड में रखना। तो अब 6 तरीके से हम ये पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो अंडर 20 में, तो अगर ये छुड़ा भी देता तो मसला इसमें कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी बेटा। ठीक है, अब पहली बात वो कहते हैं कि अगर डिग्री आपकी है ना फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है बेटा, ये कल बात हमने दी कि मैं फिर से रिवाइज कर चुका, क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन को मैंने जो आपको सेक्शन 6-7 है आपका लिमिटेशन एक, तो वो पढ़ाना है, लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ उसको। ठीक है बेटा, ठीक है, अगर बेटा डिग्री है ना आपकी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मनी, तो उसको हमने ये कहा था कि 3 मोड मैंने लिखे हैं बेटा। साथ मैंने आपका रेलिवेंट आपको सेक्शन भी बताया है इसके साथ ही, तो अगर आपके पास तस्वीर आ चुकी है ग्रुप में तो ठीक है बेटा। मैंने आर्टिकल 21 में रूल 30 है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये बात हो सामने हो जाए कि उसने पैसे देने हैं और डिग्री पास हो गई, बेशक वो डिग्री इन रियल जो रकम थी इन रियल सेंस थी या उसकी अल्टरनेटिव, यानी कि आपने उसको इमूल प्रॉपर्टी का झगड़ा था लेकिन कोर्ट ने डिग्री पास की उसके इवज, यानी कि उसको इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव आपको उसकी रेमेडी के रिवांस आपको जो मिला ना, वो अल्टरनेटिव था, यानी कि आपका झगड़ा प्रॉपर्टी का था, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, आपको जो है ग्रांट कर दी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है बेटा, अब इसकी एग्जीक्यूशन उसके 3 मोड्स हैं। अगर वो पैसे नहीं देता, उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको जेल में भी डाला जा सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी किया जा सकता है। ठीक है, और उसकी मूवेबल या उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसको क्या किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। समझ आ गई? तो ये पहला फेज था, यानी कि अगर आपकी डिग्री रिगार्डिंग कौन सी है जी आपकी, अल्लाह आपका भला करे, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मनी, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मनी। समझ आ गई बेटा बात की? तो उसके बाद दूसरा बेटा ये आपका नेक्स्ट रूल जो है आपका, कल हमने देखा था कि डिग्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर आप, इसमें हमने 4 मोड्स पढ़े थे। ठीक है, इसमें मैंने जो आपको ये रेफर किया है 21 आर्टिकल 31 आर्टिकल 21 में रूल जो है इसका 31 है, और साथ जो आपका आर्टिकल 20 है रूल 10 है। यानी कि इसको पहले क्या किया जाएगा, अगर कोर्ट चाहे, ठीक है, इसको क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इफ एप्लीकेबल। अब देखो, जो अगर आपने चीजें में यहाँ पे तो शायद हमें टाइम ना मिले, मैं आपको बता दूं, ये जो सीजर होता है ना, सीज कर लेना। ठीक है, या कन्फिस्केशन। ठीक है, उसके बाद फोर फीचर एंड फ्रीजिंग, ये 3 मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। समझ आ गई बात की? ये जो लॉ में इस्तेमाल होती है ना, सीज। ठीक है, अब ये सीजर है, ये बाई कोर्ट ने करना है। समझ आ गई? ठीक है, इससे पहले तो जिसे हम कहते हैं जब्त करना। उसके बाद फ्रीज, उसको अपने कब्जे में ले लेना, कब तक, जब तक उसकी फोर फीचर नहीं हो जाती। फोर फीचर कब होती है, जब अगले बंदे को क्या मिल जाती है, सजा मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है, तो ये चीजें आप पढ़ चुके हो और आपको उम्मीद है पता होगा। अब हम रूल पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा बोला, 31 आर्टिकल 21 में हमने कहा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक मोड प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, उसमें पहला मोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है बाय द वे ऑफ सीजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात बाय द डिलीवरी, यानी कि जो वो प्रॉपर्टी है जो इसका झगड़ा था, कोर्ट उससे कब्जा आपके जजमेंट डेप्टर से कब्जा लेके किसको दे देती है, आपके डिग्री होल्डर को। ठीक है, यानी कि बाय द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तीसरा मोड हमने ये पढ़ा कि बाय द अटैचमेंट, और जो चौथा था आपका बाय डिटेंशन। ठीक है बेटा, ये रूल 31 में बात लिखी हुई है कि अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना बेटा, तो ये सारे मामला उसमें जाके देखे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो आपका डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रेस्टिट्यूशन ऑफ कन्जुगल राइट्स एंड रिगार्डिंग स्टे है। ये 3 बातें हैं रूल आपका
आपका जो है 32 है इसमें जो है। इसमें हमने बात की अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैटर है ना बेटा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैटर है तो बेटा फिर आपने जाने आपको साथ पढ़ने हैं सेक्शन 12 से लेकर 30 और फिर SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये अल्लाह आपका भला करे इसमें बाई अटैचमेंट भी है, बाई डिटेंशन भी है, और अगर आपकी डिक्री है ना जी रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्लिनिकल राइट एंड विच हैज बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड, ठीक है बेटा। तो हमने ये चीज़ वहाँ पे देखी थी कि उसकी जो टाइम लिमिटेशन है उसको पीरियडिकली यानी कि कोर्ट क्या कर सकती है, पीरियड में एक्सटेंड कर सकती है, टाइम बढ़ा सकती है, ये जरूरी नहीं है कि उसने आज ही पे करना, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट थी 34 रूल था। इसमें हमने ये मैंने आपको कहा था कि इफ अगर जब कोर्ट कहती है कि आपको कोई झगड़ा किस चीज़ का था, कोई डॉक्यूमेंट का था, तो पहली बात ये है कोर्ट क्या कहेगी, बाय द डिलीवरी ऑफ सच डॉक्यूमेंट टू द डिक्री होल्डर। अगर वो बंदा जो जजमेंट डेप्टर है वो क्या करता है, जान छुड़ाता है, क्या करता है, जान छुड़ाता है, निगलेक्ट करता है, इस चीज़ को वो मानता ही नहीं, तो कहते हैं कि नहीं जी मैंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना, समझ आ गई बेटा बात। तो याद रखिएगा, तो कोर्ट फिर जो डिक्री होल्डर होगा ना उसको हुक्म देगी कि जो आपका डॉक्यूमेंट था ना उसका वैसे ही ड्राफ्ट तैयार करवाया जाए, ठीक है। वो ड्राफ्ट तैयार करवाएगा, अदालत में पेश करेगा, अदालत जो जजमेंट डेप्टर होगा उसको नोटिस देगी, भाई आज आपकी कोई एतराज़ है तो उसको क्या करो, आप ऑन द फेस ऑफ द कार्ड लेके आओ। अच्छा, अब जब वो जजमेंट डेप्टर आएगा अगर उसको कोई जायज़ एतराज़ होगा उस डॉक्यूमेंट के मुतालिक तो कोर्ट उसको हुक्म देगी, किसको बोला, आपकी डिग्री होल्डर को, कि जनाब जो इसकी ये बात है आप क्या करके आओ, अमेंड करके लाओ और दुरुस्त करके लेके आओ। समझ आ गई बेटा बात में। तो उसको उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, अमेंड करवाया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को अल्टर करवा के फिर कोर्ट में देगी, कोर्ट जो डिग्री होल्डर होगा कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट क्या करेगी, उसको वो समझती है कि अगर ऑन दी स्टैम्प पेपर उस पर क्या किया जाए, एग्जीक्यूट करवाया जाए तो स्टैम्प पेपर पे करवा देगी। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद नेक्स्ट जो है अल्लाह आपका भला करे, ये समझती है कि अगर उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी, उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी था, तो कोर्ट क्या करवा देगी, उसको रजिस्ट्रेशन करवा देगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, ये बातें थी किसके बारे में, बात दी एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रूल 34 था। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमने देखा था बेटा रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी सवाल आएगा ना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन, तो इसमें मैंने सेक्शन 55 का रेफरेंस दिया आपको बेटा, आर्टिकल 20 रूल 9 का बताया आपको, 7 का आपको बताया, जब आपको वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वाली बात हमने बताई थी। इसके बाद सेक्शन जो आपका ये आर्टिकल 21 है, इसका रूल 95 और 97 से लेकर 102 तक, ये सारी बातें किसको डील करती हैं, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। अच्छा, और एक बात है कि सेटल प्रिंसिपल के जिसके हक में, मैं सारी बातें एक बात में लिख दूँ ना, कि जिसके हक में डिक्री पास हुई है ना रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखिएगा कब्जा उसको जाने जाना, कब्जा उसको जाने जाने, और उसका कोई अल्टरनेटिव जो है उसका हल है ही नहीं। समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से ये सारी बातें हमने कल देखी थी, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने आपको जो नेक्स्ट जो है वो पिक मैंने आपको सेंड की है, ठीक है, वो है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। उसका सेक्शन 6 क्योंकि हमने साथ साथ लिमिटेशन एक्ट यूज किया हुआ था। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ बेटा, उम्मीद है कि आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है ना 15 जुलाई से ओपन हो जाएगी। 15 जुलाई से इंशाल्लाह आपकी क्लासेज होंगी, 2 वीक्स क्लासेज होंगी, और अगस्त में आपके इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएंगे, और सितंबर में फिर जो है आपको दोबारा जैसे सेशन शुरू होते हैं इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। आप इस चीज़ तो ओवरऑल इनका होना था लास्ट सेमेस्टर का, उनका तो हो गया, तो हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि वो डिग्री लेके चले जाते थे। तो अब बेटा बात आ गई किस चीज़ की, इंशाल्लाह वहाँ पे हम करेंगे, इसको रिव्यू भी करेंगे। तो आप इस चीज़ मेरी जात क्या तक बेटा जितना भी है आप टाइम दो, क्योंकि 7 बजे तक सुना क्लासें होनी है वहाँ पे, मुख्तलिफ रिवायात हम सुनने को मिल रही हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी मैनेज हम करेंगे। तो ये CPC के हद तक जितना भी मामला मेरी जात तक CPC 2 के हद तक है बेटा, इस चीज़ की मैं अल्लाह से डर के आपको फिर कह रहा हूँ कि डोंट वरी, ठीक है बेटा। तो अब बेटा अगली तस्वीर मैंने आपको सेंड किया बेटा, सेक्शन जो है 6 की, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है बेटा। बात सेक्शन कौन सा जी, 6 है, और लिमिटेशन एक्ट, ठीक है बेटा। तो इसे जो लीगल डिसेबिलिटी है ना बेटा, लीगल डिसेबिलिटी, इससे मुराद जो मैंने आपकी डेफिनेशन लिख दी है ना, उसका मतलब अगर सुबह आपसे पूछे ना भाई लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, लीगल डिसेबिलिटी
ठीक है, सेक्शन 6, और ये प्रिंसिपल जो है विच हैज बीन लेड डाउन इन द सेक्शन 6 एंड 7 एंड 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अगर ये सवाल कभी आता है, जुडिशरी में ये अच्छा सवाल आता होता है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में से ये सवाल बड़ा मशहूर सवाल है लीगल डिसेबिलिटी का। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट आ जाता होता है, सफिशिएंट काज आ जाती होती है, ये पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो ये बातें वहाँ पे लोग सवाल अक्सर आता होता है। ठीक है, अब बात आ गई किसकी, लीगल डिसेबिलिटी की। अगर आपसे तो पूछे ना भाई लीगल डिसेबिलिटी, अब वर्ड डिसेबिलिटी है, डिसेबल का मतलब है बंदा जो इस काबिल ही नहीं कि वो क्या करे, सूट फाइल करे, समझ आ गई बात की। लेकिन बात क्या आ गई, साथ वर्ड इस्तेमाल हो गया लीगल डिसेबिलिटी। अब इस बात पे बंदा कंफ्यूजन में आ जाता है कि ये लीगल डिसेबिलिटी से क्या मुराद है, समझ आ गई बेटा बात। अब लीगल डिसेबिलिटी के अगर आप मीनिंग देखें ना, इट मींस टू सू। ठीक है, इनएबिलिटी टू, अगर आपसे कोई सवाल पूछे हो भाई लीगल डिसेबिलिटी से क्या मुराद है, तो आपने कहना है इट मींस इनएबिलिटी टू सू ओनिंग द मिनॉरिटी, लुनेसी और इडियोसी। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इडियट, क्या कहते हैं, हम उसे इडियट कहते हैं, समझ आ गई बात की। लेकिन जनरली द लिमिटेशन बिगिंस टू रन फ्रॉम व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। लिमिटेशन को सेटल प्रिंसिपल मैंने आपको सेक्शन 3 में बताया था कि जिस दिन आपकी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाती है ना, उस दिन से आपकी जो लिमिटेशन है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हमने ये कहा था सेक्शन 4 से लेके आपकी 28 27 तक ये जो जितनी भी बातें हैं ये क्या है, एक्सेप्शन हैं इस बात को, समझ आई बेटा बात की। अच्छा, अब हमने कहा लीगल डिसेबिलिटी मींस इज इनएबिलिटी टू सू ओनिंग द मिनॉरिटी। यानी तीन, अगर ये आप एट द टाइम ऑफ लिमिटेशन, जिस दिन आपको ये कॉज ऑफ एक्शन रोज हुई थी ना, उस दिन आप माइनर थे, आप लुनेटिक थे या इडियट, जो भी बातें इन तीन ग्राउंड पे आप किसी भी एक में भी आ रहे हैं ना, ये आपको टच करती है, समझ आ गई बात की। तो याद रखिएगा, यू हैव राइट टू क्लेम द लीगल डिसेबिलिटी, समझ आ गई बात की। अच्छा, बट इफ, पहले मैंने क्या कह दिया कि जब आपकी ये जो ये है ना लिमिटेशन, ये उस टाइम रोज हो जाती है जिस दिन आपकी काज ऑफ एक्शन आ जाती है, जिस दिन आपकी काज ऑफ एक्शन है सामने आ जाती है, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसी तरीके से याद रखना इसकी जो है जो बेसिक, हम इसे कह लें कि थीम जो है इस चीज का, आपका सेक्शन 6 का। ठीक है, जो शख्स आपकी स्पेशल जो है डिसेबिलिटी से सफर यानी कि फेस कर रहा होगा, तो उसका जो ये राइट है लिमिटेशन का, ला उसको सिक्योर करते हैं। यानी कोई शख्स एट द टाइम ऑफ जो था अक्रंस, या एट द टाइम ऑफ लिमिटेशन जब स्टार्ट हो रही थी, वो क्या था, माइनर था। ठीक है, इडियट था या लुनेटिक था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी ये जो बातें हैं ना, इस टाइम आपकी जो लिमिटेशन है वो आपको क्या दी जाएगी, एक्सटेंशन, आपका जो टाइम है ना वो क्या कर दिया जाएगा, इन्हांस कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है जो सेक्शन 6 में बताई गई है, समझ आ गई बात की। अगर आप सेक्शन 6 में आप पढ़ोगे ना, उसने पहली बात ये लिखी है, ए पर्सन हु हैज गॉट द कॉज ऑफ एक्शन बट इज अनएबल टू फाइल द केस बाय द रीजन ऑफ थ्री फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर एक शख्स जिसने केस फाइल करना था लेकिन वो इन तीन ग्राउंड्स की बुनियाद पे केस फाइल नहीं कर सका, वो किसी एक कैटेगरी में फाल करता था, इडियट है या आपका लुनेटिक है या माइनर है, तो वो केस फाइल नहीं कर सका, तो याद रखिएगा ला ये कहता है कि उसकी जो है ना आपका ये राइट सिक्योर है कि वो दोबारा केस फाइल कर सकता है, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बेटा उसने लिखे है कि ये जो आपकी ये लीगल डिसेबिलिटी है ना, ये मस्ट बी कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे हमने ये कहा था कि लुनेटिक ड्यूरिंग द ल्यूसिड इंटरवल इज नॉट कंप्यूटेड विटनेस, अगर आपकी बातें याद हो, अगर उसके इंटरवल्स हैं वो 6 महीने के हैं, 2 महीने का एक है या दो साल के, अगर तो है कंटिन्यूस, तो फिर तो वो इस चीज को एंटरटेन कर सकता है। अगर उसका वो इंटरवल्स में आता है, तो जिस दौरान वो ठीक होता है ना, तो अगर आपका डिफेंडेंट ये बात साबित कर देगा कोर्ट में, तो फिर इसका जो ये राइट है क्या हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। पहले कहने की बात ये है कि अगर ये आपका पहला जो एम्बेड है सेक्शन में, अगर आपके पास बुक है तो सामने देख लो कि वो क्या होनी चाहिए, मस्ट भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, कि वो मुसलसल ही बीमार रहा या मुसलसल ही उन चीजों से क्या करता रहा, सफर करता रहा, समझ आ गई बेटा बात की। यानी कि ये जो आपकी बीमारी है, ये जो आपकी लेनेसी है, ये जो भी जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो, जो आप क्लेम लीगल डिसेबिलिटी आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है बेटा, ये मस्ट भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, इसमें इंटरवल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा मैंने इसमें लिखा है मस्ट बी इनिशियल नॉट सब्सिक्वेंट, यानी कि जब ये आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होनी थी, जिस दिन से आपका ये टाइम आपने काउंट करना था, वो बीमारी आपको पहले थी, बाद में नहीं हुई। यानी कि आप पहले ही से इस बीमारी में क्या कर रहे थे, आप इसमें क्या थे,
मुब्तला थे और आप इसमें इसको फेस कर रहे थे। ये नहीं कि जिस दिन आपको ये आज आप ठीक थे, महीना आप ठीक रहे, महीने के बाद आपने कोर्ट को जाकर बता दी जनाब मैं तो इसमें से बीमार था और ये वो सारी बातें। कोर्ट ये कहती है कि जनाब अगर ये चीज़ है तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले प्रूव करना है कि ये जो आपकी डिसेबिलिटी है ये इनिशियल है, ये सब्सिक्वेंट नहीं है। समझ आ गई बात की। अच्छा, और इसके बाद मजे की बात ये बेटा कि ये जब आपकी शुरू होना था ना, आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होनी थी, ठीक है, क्या होनी थी, स्टार्ट होनी थी, इट मस्ट बी एग्जिस्टेड। ये उससे पहले ही क्या कर रहा हो, आपकी एग्जिस्ट कर रही हो, ये जो आपकी लीगल डिसेबिलिटी थी उससे पहले होनी चाहिए। समझ आ गई बात की बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि आपका जो शख्स है जो है, आपकी ये जो लीगल डिसेबिलिटी है, इट मस्ट एक्सटेंड टू द प्लेंटिफ, यानी कि ये राइट आप एंजॉय कर सकते हो जस्ट किसकी हद तक, प्लेंटिफ की हद तक। जो आपका प्लेंटिफ है ये तमाम बातें आप किसके हद तक क्लेम कर सकते हो, प्लेंटिफ की हद तक। समझ आ गई बेटा बात की। ये तो सारी बातें बेटा लिखी हुई है ना, जहाँ पे ये सेक्शन 6 है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन अगर आप इसमें देखोगे कि अगर मुद्दई जो है आपको समझ आ गई, आपका फाल करता है मोर देन वन डिसेबिलिटी। समझ आ गई बात की। सेक्शन अगर आप 6 सब सेक्शन 2 में आओगे, ठीक है, अगर आपकी डिसेबिलिटी है एक, समझ आ गई बात की, अगर आपकी डिसेबिलिटी है एक, समझ आ गई, तो जब तक आपकी वो खत्म नहीं होती उस टाइम तक आपका टाइम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आपका जो है वो टाइम, अगर एक डिसेबिलिटी है और अगर आपकी एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज है, यानी कि एक से ज्यादा बीमारी में आप मुब्तला हैं, ठीक है, इससे यानी कि उसको दो कैटेगरीज में दो बीमारी हैं, ठीक है, तो जब तक दोनों स्टार्ट दोनों खत्म नहीं होगी ना, ठीक है, जब तक यानी कि एक इस ऐसे है कि एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो पहले वाली शुरू हो जाती है। तो ला ये कहता है सब सेक्शन 2 में कि बेटा जब तक आपकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, वो तमाम बीमारियां खत्म नहीं हो जाती, उस टाइम तक आपका जो टाइम लिमिटेशन है उस टाइम तक स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 में उसने लिखा बेटा कि अगर उसकी मौत वाकई हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, उसकी मौत वाकई हो जाती है जिसने केस फाइल करना था, तो फिर ये राइट चला जाता है अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3 में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। समझ आ गई बात की। ये किसके पास चला जाता है, आपके लीगल वारसान के पास, जो आपके उसके प्लेंटिफ के होते हैं वारसान, तो उस क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद अगर आपका खत्म होती है, समझ ऐसा आता है कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना वो भी किस मर्द, सब सेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ, अगर उसका जो वारिस है वो भी किस में है बेटा, वो भी उसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, ठीक है, तो जब उसकी वो वाली डिसेबिलिटी खत्म होगी तो तब उसके पास जो है ये क्या कर सकता है जनाब, जाके केस फाइल कर सकते हैं। समझ आ गई बात की बेटा। उसके बाद बेटा सेक्शन जो है 7, ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इट प्रेस्क्राइब्स द जॉइंट राइट्स ऑफ द को पार्टनर्स। समझ आ गई। अब ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, इसकी चीज को अगर आप देखोगे गौर से मेरी बात सुन लेना। सेक्शन 7 में अब सपोज एक कंपनी है, एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं उसके और शरीक हिस्सेदार। समझ आ गई बात की। यहाँ में से कोई एक माजूर है और कुछ गैर माजूर हिस्सेदार होते हैं। समझ आ गई बात की। और जो माजूर रिश्तेदार की मर्जी के बगैर किसी की कर्जे की सब उसको नहीं किया जा सकता, या दायरी दावा जो है वो हक रखते हैं, ठीक है, तो याद रखना जो जब तक, ठीक है, उसके खिलाफ जब तक उसका जो ये राइट है वो बंदा ठीक नहीं हो जाता या उसकी मर्जी के खिलाफ दावा दायर नहीं हो सकता, तो उस टाइम तक वो टाइम रन नहीं करेगा। समझ आ गई बात की। उसके बाद यानी कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पहला प्रिंसिपल, अगर आप ऐसे करो ना सेक्शन 7 को कैटेगोरिकली इसको डिवाइड हम करें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली साइड में लेफ्ट साइड पे आप लिख लो बेटा विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, और दूसरी बात है कंसेंट विदाउट पार्टी। समझ आ गई बात की। कंसेंट ऑफ द बात एक ही है, कंसेंट ऑफ द पार्टी, और दूसरी बात जो है कंसेंट विदाउट पार्टी। समझ आ गई बात की। पहली बात जो मैं कर रहा हूँ कंसेंट ऑफ द पार्टी, कैसे कि मैंने उसमें मिसाल दी बेटा, सपोज अगर आपकी कंपनी है, समझ आ गई, उसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं और कुछ जो शरीक हिस्सेदार हैं उनमें से कोई एक माजूर है और कोई गैर हिस्सेदार जो आपका गैर मजूर है। समझ आ गई बात की। अब जो मजूर हिस्सेदार की मर्जी के बगैर जो है ना किसी किस्म की जो है आपकी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती, उसका दावा जो है वो उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी उसकी शुमार उसके खिलाफ जब भी आपने फाइल करना है ना दावा, उसकी मर्जी के साथ करना है, अदरवाइज आपका जो होगा
लिमिटेशन आपकी मैटर नहीं करेगी। उसके बाद दूसरी बात मैंने लिखवाई है कंसेंट विदाउट पार्टी, समझ आ गई सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2। दूसरी सूरत में अगर आप देखते हो कि गैर मजूर अफराद जो है ना वो मजूर फर्द की रजामंदी के बगैर अदायगी करदा या दायरी दावा के इख्तियार उनको अगर हासिल नहीं है तो जो उनकी मियाद है ठीक है उस टाइम तक नहीं काउंट की जाएगी जब तक मजूर शख्स अपनी उस मियाद को क्या नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता। तो ये सेक्शन 2 में दो बातें अगर आप हेडिंग बना लो ठीक है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। कंसेंट ठीक है ऑफ द पार्टी एंड कंसेंट विदाउट द पार्टी, तो ये चीज आपको आराम से समझ आ जाएगी अगर आप एक दफा पढ़ लोगे। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद सेक्शन 8 जो है ना वो एक्सेप्शन है, समझ आ गई। वो इस रूल की क्या है बोला एक्सेप्शन है जो हमने लीगल डिसेबिलिटी में पढ़ी है ना बेटा। पहला जो बात इसमें लिखी है नो एक्सटेंशन टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रियम्पशन, यानी कि अगर आपके जो है ना अगर ये प्रियम्पशन है उसमें ये राइट जो है आपको उसमें एक्सटेंशन नहीं होगी। दूसरी बात उसमें लिखी है नो एक्सटेंशन फॉर द मोर देन 3 ईयर फ्रॉम द सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी वो डिसेबिलिटी है वो क्या हो जाती है सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन आप 3 साल के अंदर तक इसको एंटरटेन नहीं करते तो ये जो आपकी लीगल डिसेबिलिटी है यू हैव नो राइट टू एंजॉय। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में आपकी लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। और लीगल डिसेबिलिटी से मुराद ये होता है इनएबिलिटी टू सू, ठीक है, इनएबिलिटी टू सू। समझ आ गई बेटा बात की। तो ये सेक्शन 3 है 6, 7, 8 ठीक है लिमिटेशन एक्ट के। ये मैं आपको कंटेंट भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ लिमिटेशन एक्ट पे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाने हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसकी हम कोशिश कर रहे हैं मेरी टीम इंशाल्लाह जो हमने लिमिटेशन की भी नोट्स हम बना रहे हैं और सीपीसी की भी अगर जिनकी ने साथ दिया तो ये भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त जो है अल्लाह उनकी जिंदगी करे। तो ये कल आपका बेटा रिजल्ट आया है ना जुडिशरी का, तो एक आपका एलएलएम का स्टूडेंट है जवाद हमारा जो पहले एडीपीपी है इधर फैसलाबाद में, वो भी सिविल जज हो गया। और 3 मेरे जूनियर हैं, एक जिशान, दूसरा बिलाल हसन और तीसरी उजाला नईमी। तो ये मेरे जूनियर थे सरगोदा यूनिवर्सिटी में। तो ये तीनों जो हैं ये सिविल जज जिनको जो है वो सिविल जज हो चुके हैं। और चौथा हमारा ये स्टूडेंट जिनकी मुबारक हमें मिली है जिनको हमने देखा है। ठीक है बेटा, तो बाकी ये 27 में से तो और भी होंगे जानने वाले। तो हमें तो बड़ी खुशी है कल से। और बेटा मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरे नलायक स्टूडेंट है ना अल्लाह करे ये भी सारे जज बने, तो ना भी बने तो एक और ना भी हो तो चलो एक अच्छे वकील तो होना बेटा। तो ये मेरी दुआ भी है और आपसे मेरी मिन्नत भी है कि बेटा मैं आपको क्लास में अक्सर एक बात किया करता हूँ, ठीक है, हालात आपके सामने है बेटा, आप खुद देख लो किस टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वक्त किसी की जागीर नहीं है बेटा। आज आपकी मिनटों की मेहनत, मैं आपको अक्सर ये क्लास में कहता हूँ और ईमेल आप गौर से सुना बेटा। अब देखो जो बने हैं सिविल जज अब उनकी नस्लें बैठ के उनको एंजॉय करेंगे और उनके घंटों की मेहनत उनके दिनों की मेहनत बेटा आज वो लोग क्या करेंगे इस चीज को एंजॉय करेंगे। ठीक है बेटा, और आप भी कर सकते हो, मैं लिख के देता हूँ। और मैं ये दो को तो मैं भगड़ों को मैं जानता हूँ ना, बिलाल हसन को और निशान सिराजी को तो मैं जानता हूँ, ये एवरेज स्टूडेंट थे। ठीक है, ये भाई लोग जो थे ना इतने कोई, और मेरे पास तो अलहमदुलिल्लाह जो ब्रांड हमारे पास जीसी में लोग अच्छे हैं लेकिन लोग मेहनत नहीं करते। ठीक है बेटा, तो अब इसमें जहाँ तक मेरे पास की बात है जो आपको लगता है कि सर जहाँ तक मेरा पार्ट मैंने परफॉर्म करना है मैं हाजिर हूँ। तो खुदा के लिए बेटा मेरी आज के लिए ना पढ़ो, पास आपने हो जाना है, डिग्री भी आपको मिल जानी है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लाइसेंस भी आपने ले लेना रो धो के। लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूँ बेटा कोशिश करो कि आप यहाँ पे जो है ना वक्त जो है अच्छी यादें छोड़ के जाओ। और लोग आज जैसे मैं उनको जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह मुझे तौफीक दे कल 2 साल बाद 3 साल बाद मैं भी कहूँ कि शहजाद जफ्फा था, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट था और आज सिविल जज है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये यादें हैं, मैं आपके नाम ले लेके लोगों को कहूँ कि ये जो लोग थे हमारे क्या थे शागिर्द थे, और मैं लिख के देता हूँ बेटा कि आप इस चीज को कर सकते हो। अच्छा जी, ओम सुल्तान अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जनाब अपनी ये टोटल मेरे पास 57 है, आप डंडी मारते हो मेरे पास प्रॉक्सी लगवाते हो मेरे से हैं। तो ये 58 लोग हैं इस टाइम तक मेरे पास, कमर इलाही साहब। ठीक है, 58 में से अपनी क्लास के जितने लोग हैं रोल नंबर वाइज अटेंडेंस मुझे सेंड करनी है मिस्टर कमर इलाही आपने। और इसके बाद अगर असद मेरी बात सुन रहे हो LLB 3 ईयर बी सेक्शन से, तो बेटा आपने रोल नंबर वाइज भेजनी है। और आपने परसों भी डंडी मारी है, बंदे तो मैंने पकड़ लिए थे, ये आपको भी पता है। क्योंकि बेटा देखो 3 क्लासें होती है ना, तो मैंने टोटल तो ये स्ट्रेंथ मेरे पास आ जाती है। ठीक है, टोटल काउंट में कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं इधर से आके देखता हूँ कि ये लोग सारे जो हैं अल्लाह इनका भला करे, अल्लाह इनकी जिंदगी करे, मेरे तो ये जनाब इस क्लास के हैं, तो उधर से फिर आप पकड़े जाते हो।
आप अपने 20 भेज देते हो, उधर से वो 20 टोटल सब्ट्रैक्ट होती है 43 लिए आप जनाब 60 बना देते हो। तो ये मेहरबानी कीजिएगा। तो आपने जो है ये अटेंडेंस जो है अपनी भेजनी है और ये मेरे पास रिकॉर्ड होनी है आपकी तस्वीरें। मैं बता रहा हूँ सियाज को अपना जेन्युइन, और जो जो लोग बैठे हैं क्योंकि ये तो हर चीज़ ऑनलाइन है ना, तो आपने बेटा ये आपने मेरे पे एहसान करना है कि जो आज मेजॉरिटी जो बैठी हुई है वो 8 इवनिंग बैठी हुई है मेरे साथ, ये नाम मेरे सामने चल रहे हैं ना जी, मेजॉरिटी वो 8 इवनिंग की है। ठीक है, तो ये बी सेक्शन का अगर कोई बैठा हुआ है आपका हमायूं रहा दिया, हमायूं अटेंडेंस लगा के भेजी अपनी, तो मजा की बात थी। और ये उन बंदों की भेजनी है जो जेन्युइन हो, नहीं तो मेरे पास स्क्रीन शूट आ गए। ठीक है, एक जवाद नाम मेरे पास सामने है। ठीक है, अवैस बाजवा साहब बैठे हुए हैं, तो ये 5-6 लोग हो आप 20 सेक्शन के, 20 सेक्शन 3 अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन शूट आ गया, मैंने ले लिए। तो ये आज इनको मैं बताऊंगा फिर कैसे जाती हैं करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं जी, तो ये बात बाकियों की 8 की समय जो सबसे ज्यादा बिलाल बैठा हुआ है, शहजाद बैठा हुआ है, मोहतरम बैठा हुआ है, मुनीब सरवर बैठा हुआ है, नईम इकबाल मंगन बैठा हुआ है, नूर हीरा बैठा है, कमर इलाही। ठीक है, और मुझे लग रहा है जो ये शहजादे बैठे हुए हैं ना मोहने वाले, ये भी बहुत कम बैठे हुए हैं। ठीक है, एक राय वसीम साहब बैठे हुए हैं, नईम जट बैठा हुआ है, ये मुझे मुनव्वर शलाब बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये इनको मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह इनके अटेंडेंस आप देख लोगे, मैंने आज अपलोड करनी है ना, फिर इनको लग पता जाएगा। काकड़ साहब भी मौजूद हैं। तो ये मैं आपको बेटा कोई आपने क्वेश्चन करना है तो ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, तो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो ये मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ बेटा जी, बिस्मिल्लाह आप करें सवाल, मैं आपको जवाब दूंगी। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अब आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रूल 30 में हमने ये पढ़ा है कि वेयर द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो देयर आर 3 बेसिक टूल्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। जी बिल्कुल। पहला आपको हमने बाय वे ऑफ डिटेंशन। सर ये आवाज आ रही है? अच्छा चलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर बाय वे ऑफ डिटेंशन, बाय वे ऑफ अटैचमेंट, और तीसरा हमने बाय वे ऑफ सेल। अगर सर जो जजमेंट डेटर है उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना ही मूवेबल है ना इमूवेबल है, तो अब उसको होगी डिटेंशन, तो सर फिर प्लेंटिफ को रिलीफ कहाँ पे मिलेगा? अगर उसने उससे पेमेंट, अगर किसी बंदे की लिबर्टी जो बंदे कत्ल करके जाते हैं उनको 25 साल कैद होती है राय साहब। सर वो क्रिमिनल केसेस है ये जी सर। ना द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मैंने तो सीपीसी लिखी नहीं है बेटा, अब उसने 3 मोड बताए, मैंने आपको बता दी। अब जो रिलीफ अदालत को बेहतर लगता है कि ये जो जेल होती है ना आजकल गर्मियों की जेल जहाँ पे कोरोना है, तो बंदे बड़े भाग भाग के करवाते हैं, समझ आ गई बात की। ये आप जैसे कोई डीट होगा जो ये तीनों बातों से, अगर ये डिटेंशन है ना, डिटेंशन का मुराद ये नहीं होता कि जनाब उसको ऐसी डाल दी सर यहाँ पे देखें क्रिमिनल, सर वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी है, सिविल लाइबिलिटी इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल। अच्छा एक मिनट आप छोड़ दें, अब आप जज हैं, अब आप बोला पाक ने जज बना दिया, आपके पास सेम केस आ गया, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है ना उसके पास कुछ भी नहीं, ठीक है, आपके पास आखिरी रेमेडी है, वो कौन सी है जी? जी डिटेंशन। डिटेंशन। आप क्या करोगे? आप जज हैं, आप बता दें, आप जज हैं, आप बता दें क्या करेंगे? आप जज हैं, आप बताएं क्या करेंगे? सर गुर्दे निकाल के बेच देंगे सर। वो आप एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे सर? अब डिटेंशन तो चले उस पे भाईजान, ये भी तो आपको, अब ये तो है नहीं ना उसकी, वो सीएनएसए वाली उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को ये समझा जाएगा कि ये उसी ने उस धंधे से काम किया हुआ है, ठीक है। तो बेटा आपको प्रोसीजर है, मैंने तो प्रोसीजर ही बताना है ना आपको, कि अगर आपकी ये रिगार्डिंग ये चीजें हैं जो किताब में, अब आप पूछो क्यों, तो क्यों का जवाब पार्लियामेंट वाले दे सकते हैं, ठीक है। और अगर जज, अब आपका जवाब बनता था कि सर मेरे पास अगर ये बात होगी कि इस चीज को मैं सेट नहीं कर सकता तो मैं इसको रेफर कर दूंगा सेक्शन 113 में जाके हाई कोर्ट को, जनाब इसका हल करके दो, ठीक है जी। सर को नेक्स्ट ऑप्शन नहीं था ना, अब डिटेंशन के अलावा तो और ऑप्शन भी नहीं बचा। तो भाई बता दो कोई और है, तुम आप बता दो, कोई है किताब में लिखा हो तो मैं पढ़ाने को तैयार हूं। सर जब एक चीज उन्होंने बता दी एंड ऑफ डिटेंशन ही है, तो फिर सर 113 में हम रेफरेंस बना के क्यों भेजेंगे सर? रेफरेंस यही है ना कि आप ओपिनियन मांग लोगे, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द हायर फोरम, ठीक है। जैसे जब आप पूछ रहे हैं, मैं अगर होता तो मैं ओपिनियन मांगूंगा, जनाब दो मैं क्या करना सर? तो सर ये हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मांग सकते?
जी ओपिनियन जी बिल्कुल ले सकते हैं। मैं कौन सा कह एप्लेट कोड तो वही होगी ना अगर सिविल कोड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हायर फॉर्म मैंने वर्ड इस्तेमाल किया हायर फॉर्म। जी सर ये एक और चीज जी जी वो पूछे जब साहब मैं तो तरसता रहता हूं सर ये सर ये जहाँ पे आपने बताया कि वेयर द प्लांटिव फॉल्स इन मोर देन वन डिसेबिलिटीज। जी जी तो आगे आपने बताया कि जब तक उसकी वो डिसेबिलिटीज खत्म नहीं होती उसके आगे आपने एक वर्ड बोला टाइम लिमिटेशन के बारे में। वहां पे आवाज कट गई थी तो समझ नहीं आई थी। अब मैंने पहले किन लफ्ज बोले हैं बेटा आपके पास लिंक है, आपके पास मेरी वीडियो का लिंक है, आपके पोर्टल पे है, आप दोबारा सुन लीजिए। अब आप लफ्ज बता दें मैं पता नहीं किन लफ्ज में बोलूं। नहीं सर वो आपने बोला था कि जहाँ पे प्लांटिव मोर देन वन डिसेबिलिटीज का विक्टिम है। हाँ जी, तो जब तक वो दोनों खत्म नहीं होंगी उस टाइम तक, यानी कि एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू होती है पहले, जब तक ये खत्म नहीं होगी उस टाइम तक जो राइट है ना उसका ये सेफ रहेगा। उसके बाद आप अपना टाइम लिमिटेशन एंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया, यही बात सर पूछनी थी। सर जी अटेंडेंस पे कंप्रोमाइज कर दे सर। बेटा कोई ना सर यकीन मनो सर सिग्नल का बड़ा मसला होता है सर। मैं राय साहब अगर आप मेरे पे यकीन सर, करोगे ना आपकी सर जी राय साहब का वैसे भी लेक्चर की तरफ ध्यान कम होता है सर, ये पार्टिसिपेंट मैं सफर करके आया हूँ और ये और देखो ऑन भी नहीं है तो ये नहीं में और नहीं जाट। सर आपकी तरफ से हमेशा अटेंडेंस को लेके स्टूडेंट को फेवर मिली है तो इस दफा भी दे दें, ये सिग्नल्स प्रॉब्लम होते हैं तो इस वजह से। जब्बा साहब मेरी बात सर ये देखिए जब्बा साहब मेरी बात सुनिए, मुझे कोई मैं देखो आई एम आल्सो आंसरेबल बिफोर द लॉ। ठीक है, अब आप क्लास ले रहे हो ना, अब जो नहीं लेगा उसमें और उनमें फर्क है ना। सर यू आर दी लॉ सर। सर मैं भी ले रहा हूँ प्रोफेसर। सर आपके पास डिस्क्रिशन है, यू कैन यूज यू कैन एंजॉय सर। डिस्क्रिशन पावर में होता है ना, मिस यूज ऑफ पावर, वो मैं नहीं कर सकता सर। उसके सर आप मेरा नाम नहीं नो लेते सर, मेरा नाम लिया करें। पप्पू आया है। अच्छा पप्पू आया है चलिए पप्पू थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछा तो आप पूछ लेंगे। पप्पू आप क्वेश्चन तो पूछते नहीं हो, आपके दोस्त के साथ पति वो दोस्त कहाँ है आपका, वो भी क्लास नहीं लेता। सर ये सबसे बढ़ के आपका हाल भी नहीं पूछता। हाँ यार मैं क्लास लेता हूँ सर की, रोज लेता हूँ। क्लास तो आप डेली लेते हो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मुझे पता है, मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन मैं जब पास आप मारे लेकिन यार सर से कम हाल तो पूछ लो ना सर से। अच्छा कोई बात तो पूछनी है मॉर्निंग वालों आप में से? सर जी काफी स्टूडेंट क्लास छोड़ के चले जाते हैं सर, उनसे कहा गए कि सर क्लास किसी एक का नाम लेना मुझे बता। सर इतने स्टूडेंट है सर, नहीं बता ना, एक के नाम तो लेना मुझे बता जल्दी कर। सर काफी स्टूडेंट है ना सर, इशारा करना मुझे, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी सर राय वसीम से पूछ ले सर। राय साहब को छोड़ो, कोई फीमेल होगी इसमें बता। सर आज सोनू नजर आ रहा है। वसीम सजाद आप आदमी भेजो। ओए राय वसीम जी सर आज सोनू नहीं याद आ रहा। ये टोटल स्ट्रेंथ है 69, ठीक है। और ये बंदे आपने पूरे करके भेजी नहीं तो मैंने टैली कर लेने। ठीक है ये हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आज सोनू मिस कर रहा है। और तू टेंशन ना ले, मैं इत्थे ही हां ते बोला यार